नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी या पीआरटी वाला जो आगे या आपके जो जुलाई अगस्त में हो सकता है। और तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और अगर आप इसके अलावा सीटी वाला जो एग्ज़ाम है इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि लगभग जा आपके ये दोनों एग्ज़ाम एक साथ में ही होने की पूरी संभावना रहेगी। तो दोनों एग्ज़ाम एक साथ जा हो सकते हैं ही। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम हरियाणा जी के जो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इन्हें हम करेंगे और इसके बाद में फिर अन्य जो सब्जेक्ट है वे हमारे रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? मार्कंडा, इंदौरी, यमुना या फिर घग्गर। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सा है ए? मार्कंडा, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। मार्कंडा जो नदी है हिमाचल प्रदेश के धरतीधर नामक पहाड़ियों के जो दक्षिण ढाल जो है वहाँ से निकलती है। और काला अम्ब जो स्थान है हरियाणा राज्य में वहाँ से प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहती हुई नदी कुरुक्षेत्र जिले में दक्षिण पश्चिम दिशा धारण करती है। और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी पेहुआ के निकट अरुणाई नामक गांव के पास सनीसा नामक झील में सरस्वती में मिल जाती है। और इस नदी की रण, बेगना और नकटी ये तीन सहायक नदियाँ भी हैं। तो यही नदी है जो प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका हो जाएगा। और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी एचएससी के द्वारा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जूही नहर प्रमुखता किस जिले में सिंचाई करती है या इसके द्वारा सिंचाई होती है? सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र या फिर सिरसा में? अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा भिवानी। तो ये भिवानी जिला है। जूही नहर परियोजना जो एक उत्थापक सिंचाई परियोजना है जो भिवानी जिले से मतलब भिवानी जो जिला है वहाँ पर इसमें इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। और लगभग 170 किलोमीटर लंबी जो इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हाथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? घग्गर, गंगा, रावी या फिर यमुना? हाथनीकुंड बैराज कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है हाथनीकुंड बैराज यमुनानगर में। तो इस बैराज का जो निर्माण है ये वर्ष 1996 से 1999 के दौरान हुआ था, सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। और ये यमुनानगर जाइए, यमुना जो नदी है इसके नाम पर इसका नाम पड़ा है यमुनानगर। नेक्स्ट इनमें से हरियाणा में कौन सी झील है? दमदमा, कोटला, खलीलपुर या ये सब? तो हरियाणा में अगर हम झीलों की बात करें तो इसमें तो देखिए तो ये सारे ही सी आंसर हमारे यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि ये सारे जो है हरियाणा में है। दमदमा झील की बात करें तो ये गुड़गांव में है। सुल्तानपुर झील की अगर हम बात करें और ये फर्रुखनगर गुड़गांव में है। कोटला झील की अगर हम बात करें तो ये मेवात में है। बड़खल झील की बात करें तो फरीदाबाद में है। तो इस आधार पर देखें तो यहाँ पर सारे ही सही आंसर हमारे होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? अब नहीं निकलती है वो कौन सी है? यमुना, सरस्वती, मार्कंडा या फिर घग्गर? और यहाँ पर अगर हम देखें तो शिवालिक की पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है ये वाली यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी जो है वो गढ़वाल, हिमाचल की बंदरपुर जो छोटी है वहाँ पर जो स्थान है यमुनोत्री, तो वहाँ से निकलती है 6330 मीटर की ऊंचाई से। और सरस्वती नदी की अगर हम बात करें तो यमुनानगर जो है, यमुनानगर और हिमाचल प्रदेश का जो ये सिरमौर ज़िला है इसकी सीमा पर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है ये। और यमुनानगर ज़िले में जो आदि बद्री स्थान है वहाँ पर प्रवेश करती है वहाँ से। मार्कंडा की बात करें तो ये नदी हिमाचल प्रदेश के दर्दीदर नामक जो पहाड़ियाँ हैं इनकी
दक्षिणी ढाल से निकलती है और अम्बाला में काड़ाम जो स्थान है वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। घग्गर नदी की अगर हम बात करें तो ये भी जो शिवालिक श्रृंखला है वहाँ से निकलने वाली और सतलुज यमुना नदियों के मैदान से बहने वाली एकमात्र विशालतम बरसाती नदी है। और ये नदी हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में डक्सर नामक जो स्थान है वहाँ से ये निकलती है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर जो सही आंसर जो हमारा ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा, मतलब जो इसमें यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सोहना कुंड। तो ये जो सोहना कुंड जो है ये किस जिले में है? फरीदाबाद में है, पंचकुला, गुड़गांव या कहीं पर भी नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला हमारा। तो कहाँ पर है सोहना कुंड, गर्म पानी का चश्मा? तो ये गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन है फरीदाबाद में जो भड़कल झील है इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? अब किस वर्ष हुआ था ये? तो बड़खल झील जो इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1947 में, सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा एक सही है? अब सही है यहाँ पर कौन सा है सही? तो बड़खल झील फरीदाबाद, क्योंकि भिंडावास कपरावास कहाँ पर है? तो ये झज्जर में है, भरमसर और कुरुक्षेत्र में है, और दमदमा गुड़गांव में है। तो बड़खल फरीदाबाद में, दमदमा झील गुड़गांव में, सुल्तानपुर झील ये फर्रुखनगर गुड़गांव में, कोटला झील मेवात में है, बड़खल झील फरीदाबाद में हो गया, तो भिंडावास कपरावास ये झज्जर में है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है यमुना नदी इनमें से किस जिले से होकर नहीं बहती है? अब यमुना नदी जब कौन से जिले से होकर नहीं बहती है? हिसार, सोनीपत, पानीपत या फिर करनाल से? तो कौन से जिले से होकर नहीं बहती है? अब नहीं बहती है तो ये जो ऑप्शन ए में आया है कौन सा? हिसार। तो ये जो नदी है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और नदी हिम आच्छादित गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री जो स्थान है वहाँ से निकलती है और हिमालय क्षेत्र का नागटिब्बा, मसूरी और शिवालिक पर्वत श्रृंखला जब से होती हुई एक संकीर्ण गलियारे से होकर यमुनानगर जिले में क्लेसर नामक स्थान के उत्तर में हरियाणा में प्रवेश करती है। और ये जो नदी है दक्षिण बहती हुई यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिले की पूर्वी सीमा को छूकर बहती हुई हसनपुर नामक स्थान से हरियाणा राज्य की सीमा से दूर चली जाती है। और ये जो नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य का सीमा का भी निर्धारण करती है। और इसकी जो लंबाई है हरियाणा राज्य की जो यहाँ पर इसमें इसके साथ लंबाई की बात करें तो ये 328 किलोमीटर की बतलाई गई है, लगभग 328 किलोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है इनमें कौन सी नदी अम्बाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये कौन से वाली नदी है? मारकंडा, घग्गर, इंदौरी या दोहन? तो कौन सी नदी अम्बाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? तो कौन सी है ये? मारकंडा है, तो अम्बाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा टांगरी नदी। टांगरी जो है ये किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? सरस्वती, यमुना, घग्गर या इंदौरी? टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो यहाँ पर सहायक नदी के बारे में पूछा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सरस्वती। टांगरी जो नदी है ये मारकंडा जो नदी है उसकी सहायक है जो स्वयं सरस्वती में जाकर मिल जाती है। टांगरी नदी का जो उद्गम है ये मौनी की पहाड़ियों से हुआ है और यहाँ से ये अम्बाला में प्रवाहित होती हुई उमरा नाले के साथ मारकंडा में विलीन हो जाती है। तो इसलिए टांगरी नदी भी अप्रत्यक्ष रूप से सरस्वती की ही सहायक नदी मानी गई है जो राजस्थान में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? यमुना, मारकंडा, घग्गर या सतलुज? कौन सी नदी है जो हरियाणा की एक प्रमुख जो नदी है नहीं मानी गई है? अब इसमें देखें तो ये जो सतलुज जो आया है यहाँ पर ये वाली, क्योंकि इसका जो उद्गम है और अपवाह क्षेत्र तिब्बत की मानसरोवर झील के समीप पंजाब में पाया जाता है
और इस नदी के व्यास के साथ संगम के समीप हरिके बैराज नामक जलाशय बना हुआ है, जो हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में नहर सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। तो ये वाला जो है इसमें सही आंसर माना गया, क्योंकि इसका संबंध हरियाणा से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली जो प्रमुख नदी है, कहाँ पर? फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी सरस्वती, साइबी, यमुना या मारकंडा। तो फरीदाबाद जिले में बहने वाली है। अब फरीदाबाद में बहने वाली इनमें कौन सी है? तो कौन सी है इसमें? यही है यमुना, ऑप्शन सी वाली, क्योंकि यह जो नदी है दक्षिण बहती हुई यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद इनकी पूर्वी सीमा को छूती हुई हसनपुर नामक स्थान से हरियाणा की सीमा से दूर चली जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी को यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है दमदमा झील। तो कौन से जिले में है ये? फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक या हिसार में दमदमा झील। और दमदमा झील की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा। तो कहाँ पर है ये? गुड़गांव में है दमदमा झील। और इसका जो निर्माण है ये तब हुआ था जब 1947 में वर्षा जल के दोहन के लिए पत्थर और मिट्टी का एक बांध बनाया गया था। अरावली की जो पहाड़ियाँ उनसे घिरा हुआ एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। तो दमदमा झील ये गुड़गांव के सोना में है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यदेव को समर्पित झील है। अब ये दमदमा, अनंगपुर, हथनीकुंड या सूरजकुंड है। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला हमारा रहेगा। तो सूर्य मतलब सूरज, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सूर्य को सूरज भी कह देते हैं। सूरजपाल जो थे उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका। तो सूरजकुंड का शाब्दिक अर्थ है सूरज की झील। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में अरावली श्रेणी के दक्षिणी दिल्ली रेस्ट पर स्थित है। 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है। सूर्य जो देवता उनको समर्पित है। और तोमर वंश के राजा थे सूरजपाल, नाम से भी आप याद रख सकते हैं। सूरज, सूरजपाल, सूरजकुंड, सूर्यदेव। तो सूरजपाल जो उनके द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के कौन से जिले में ब्रह्म सरोवर है? कुरुक्षेत्र, रोहतक, अंबाला या फरीदाबाद में। तो हरियाणा के कौन से जिले में ब्रह्म सरोवर है? अब ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है। घग्गर जो नदी है उसके किनारे पर स्थित है। थानेश्वर स्थान, राजा जो हर्षवर्धन थे यहाँ के शासक थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? अब इनमें से पश्चिम की ओर बहने वाली नहीं है नेत्रावती, काली, पंप और पंबन या भेड़वा नदी। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है तो ये बी वाली काली नदी, क्योंकि ये नेत्रावती, पंप, बम्बन, वेपनर नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ मानी गई हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जैसे सांबर झील लवणीय झील है, चिल्का झील मीठे पानी की झील है, वेमनाड झील ये पश्च जल झील है। तो इसमें जो है आपने सही वाला बताना है, कौन से वाला सही है। अब सही की बात करें तो यहाँ पर जो बी वाला है 1 और 3 इसको जो है यहाँ पर माना गया है। अब सांबर झील जो है ये राजस्थान में है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि केरल में स्थित वेम्बनाड और अष्टमुदिकया ये पश्च झीलें हैं। तो यह अलग है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फली फूली है, सरस्वती, गंगा, यमुना या फिर कावेरी। तो वैदिक सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे फली फूली है? अब इसमें अगर हम देखें तो ये माना गया है सरस्वती की। तो वैदिक सभ्यता जो मानी गई है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, इसका जो विकास है वो सरस्वती नदी के किनारे हुआ था और इसी काल में वेदों की रचना मानी गई है।
अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण हुआ है? तो कौन सी पुस्तक है जिसमें हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण हुआ है? तो ये वामन पुराण है, पृथ्वी नारद कथा, मतलब कौन से वाला है इसमें? और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला। कौन सा है ये? वामन पुराण है। तो इसी में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं इनके बारे में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है, यमुना नदी कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? यमुना नदी गंगा, सिंधु, नर्मदा या फिर सतलुज की? तो यमुना नदी कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? तो कौन सी की है? इसकी है गंगा नदी की। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जो स्थान है वहाँ से निकलती है और प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक जो नदियाँ इसमें चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा, केन ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? सरस्वती, घग्गर, यमुना या फिर सहायक? तो कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाएगी? अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी को माना गया है। कौन सी नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश इनके मध्य सीमा बनाती है? तो यही बनाती है यमुना नदी। करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, तो इनसे लगती हुई बहती है। और हसनपुर जो स्थान है वहाँ से ये अलग हो जाती है। इसके बाद यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? पानीपत, रोहतक, यमुनानगर या सोनीपत? अब नहीं लगती है क्योंकि इसमें देखें तो यहाँ पर जो ये रोहतक जो आया है ये अलग साइड में पड़ता है, तो इस कारण से ये अलग हो जाएगा। क्योंकि यमुना नदी के साथ ये यमुनानगर से होती है, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत ऐसे जाती है, फरीदाबाद होती है। इसके बाद मारकंडा नदी प्रमुख रूप से कौन से जिले में बहती है? मेवात, भिवानी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ में मारकंडा नदी तो प्रमुख रूप से पूछा गया है यहाँ पर। और इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला सी आंसर हमारा रहेगा? तो यही रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश का धरतीधर नामक जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है और अम्बाला में जो काला नामक स्थान है वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। दक्षिण की ओर बहती हुई नदी कुरुक्षेत्र जिले में दक्षिण पश्चिमी दिशा धारण करती है और डागर नदी की सहायक नदी है ये। और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई नदी पेहुआ के निकट अरुणाई नामक गांव के पास सनीसा नामक स्थान पर सरस्वती में मिल जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है, अमर काव्य मतलब महाभारत वर्णित नरकात्री अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? ये व्यास, यमुना, सतलुज या सरस्वती नदी की? तो नरकात्री जो है ये माना गया है सरस्वती की, जो ऑप्शन डी में है, कुरुक्षेत्र में है स्थानीय। मंदिर भी है यहाँ पर कहीं, गंगा की मूर्ति है यहाँ पर, सरसीय प्लेटे, भीष्म पितामह, पांचों पांडव, द्रौपदी और हनुमान की मूर्ति भी है यहाँ पर, तो काफ़ी मंदिर भी है यहाँ। इसके बाद है, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर, गुड़गांव, भिवानी या फिर भाखड़ा नहर? तो ताजेवाला जो स्थान है वहाँ से निकाली गई है। वहाँ से कौन सी है? ये वाली पश्चिमी यमुना नहर। 1873 जो है वहाँ इसमें बनकर तैयार हुई थी। ताजेवाला नामक जो स्थान है वहाँ से पश्चिमी यमुना नहर ये निकाली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुई नहर के द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा या सोनीपत में? तो जुई नहर के द्वारा होती है सिंचाई, तो ये होती है भिवानी में, जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसौ और लखवार व्यासी बांध ये बनाए गए हैं? तो कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? घग्गर, यमुना, टांगरी या किसी पर भी नहीं?
तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला है हमारा। तो जो यमुना नदी है इसी पर है। तो रेणुका किसाओ लखवार व्यासी बांध जो है ये क्रमशः गिरि नदी पर हिमाचल प्रदेश, टॉस नदी यमुना की सहायक नदी पर उत्तराखंड में और तथा यमुना नदी पर बनाए गए हैं जो उत्तराखंड में है। तो ये रेणुका किसाओ लखवार व्यासी बांध जो है ये यमुना नदी पर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर कौन सा है इनमें? कपाल मोचन, यहाँ पर शनि सरोवर या ब्रह्म सरोवर। तो विशाल चारों ओर से पक्का बना हुआ है, अब वो कौन से वाला है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये ब्रह्म सरोवर है, तो यहाँ फिर से छोड़ देते हैं। तो कौन सा है? ये ब्रह्म सरोवर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, इंदौरी नदी का जो उद्गम है ये माना गया है इंदौर, कैथल, मेवात या करनाल से। तो इंदौरी नदी का उद्भव किसके निकट से है? तो इसका जो है ये जो मेवात जो है इससे माना गया है। तो इंदौरी नदी की उत्पत्ति मेवात जिले में होती है और इंदौरी जिले के निकट उत्पन्न होने के कारण इसे इंदौरी नदी भी कहा जाता है। और इसकी एक शाखा रेवाड़ी जिले में और दूसरी शाखा पडौदी में साहिबी नदी से मिलती है। तो देखने में इंदौरी लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर इंदौर नदी की उत्पत्ति मेवात जिले से मानी गई है। इसके बाद गग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? अब गग्गर जिले में नहीं बहती है तो कैथल, भिवानी, फतेहाबाद या फिर सिरसा में। तो गग्गर नदी हरियाणा के कौन से जिले में नहीं बहती है? अब नहीं बहती है तो इसमें देखते हैं तो हमारा कौन से वाला सही आंसर रहेगा। और सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इसमें कौन सा है? भिवानी। गग्गर नदी कौन से जिले में नहीं में पूछा गया था, तो ये भिवानी है। तो गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जो जिला है इसमें डगसे नामक स्थान से निकलती है। पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा इन क्षेत्रों में बहती है। लंबाई की बात करें तो कितनी है? इसकी लंबाई मानी गई है 291 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है गौकर्ण तालाब किस नगर में है? रोहतक, जींद, सोनीपत या नारनौल में। तो गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो कौन सा है ये? रोहतक है। तो हरियाणा राज्य के जिले में है गौकर्ण तालाब, जो चारों तरफ से पक्का बना हुआ है। और कोई भी यात्री यहाँ पर आता है तो प्रसाद और भोजन कराया जाता है उसको मुफ्त में। और ये महाराज थे गौकर्ण, इनके नाम से है प्रसिद्ध। तो ये रोहतक में है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा जो सरोवर है ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र पे, हरिद्वार या बड़खल में। सबसे बड़ा सरोवर है, सबसे बड़ा सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर। तो यही इससे आंसर हो जाएगा इसका। तो कुरुक्षेत्र के थानेसर में आ जाता है ये ब्रह्म सरोवर। पौराणिक जो कथा उसके अनुसार इस सरोवर का जो निर्माण है ब्रह्मा जी ने स्वयं किया था। लंबाई इसकी 1800 फीट मानी गई है। लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है? 1800 फीट। और ये तो इसकी लंबाई। और अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी मानी गई है? तो चौड़ाई मानी गई है 1400 फीट। और ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में नहाने से उतनी पुण्य मिलता है जितना अश्वमेध को करने के बाद मिलता है। इसके बाद आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना गया है? यमुना, सरस्वती, मार्कंडा या फिर जो गंगा है। तो आदि बद्री का संबंध। और इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सी है? सरस्वती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी शिवालिक पर्वत जो श्रृंखला वहाँ से नहीं निकलती है? शिवालिक से। यमुना, सरस्वती, मार्कंडा या फिर गंगा। तो कौन से वाली है? तो कौन सी है? यही है ऑप्शन ए वाली, यमुना, क्योंकि ये यमुनोत्री से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है?
कालिंदी, अमरावती, लूनी या फिर व्यास। तो कौन सी नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है और कच्छ रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है? तो कौन सी है? ये लूनी नदी है। कौन सी? लूनी नदी। तो यह लूनी नदी जो है अजमेर जिले में अरावली पर्वत पर नागपाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण से होकर अरब सागर में गिरती है। लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर की इसकी जो लंबाई है ये मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? दोहान, चोटांग, राक्सी या इंदौरी। तो 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी अब कौन सी है और कौन सी हो सकती है यहाँ पर? इंदौरी, तो यही हो जाएगा। मेवात की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है ये, मेवात के मुँह से। और हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली नदी है गैर बारामासी नदी। नेक्स्ट है, वह नदी जो सोलन जिले में डगसाई नामक स्थान के पास से शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है उसका नाम सरस्वती, गग्गा, टांगरी या मारकंडा। तो कौन सी है? सोलन जिले में दक्षाई नामक स्थान के पास से शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है। तो क्या नाम है इसका? टांगरी नदी, यही है ऑप्शन सी वाला। और गग्गा नदी में विलीन हो जाती है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली जो नदी है दिरिसदवती और एक कौन सी है? यमुना, सरस्वती, शिवालिक या फिर गोदावरी। तो एक तो दिरिसदवती हो गई और दूसरी कौन सी है? ये वाली सरस्वती। तो सरस्वती एक पौराणिक नदी है जिसकी चर्चा वेदों में भी हुई है। तो हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली जो नदी है इसमें दिरिसदवती भी है और सरस्वती भी है। नेक्स्ट आ जाता है, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है और ये प्रवण क्षेत्र दो हिस्से में विभाजित है। इन्हें निचले हिस्से को कहा जाता है बेट, शिवालिक, दलदली, खादर। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ पर जो प्रभावित क्षेत्र है इसका निर्माण करती है और ये जो प्रवण नदी है दो हिस्सों में बट जाती है। तो कौन सी की बात हो रही है यहाँ पर? क्या कहा जाएगा उसे? खादर कहा जाएगा जो नदी से लगती हुई है, क्योंकि इनकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है। क्योंकि ये जो नदी है प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बनती है, तो ये उपजाऊ मिट्टी मानी गई है खादर। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यमुना नदी हरियाणा राज्य में बहती हुई किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? सिरमौर, हसनपुर, कलेसर या दादुपुर। तो कौन सी है? यमुना नदी हरियाणा राज्य में बहती हुई किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो हसनपुर जो ऑप्शन बी में है। इसके बाद है, कौन हरियाणा प्रांत में यमुना की सहायक नदी है? तो कौन सी है? हरियाणा प्रांत में यमुना की सहायक नदी सोम, पथराला, बूढ़ी या गंडक या फिर ये सभी, कौन सी वाली है? तो कौन सी है? मतलब इसमें ये सारी ही है। तो हरियाणा प्रांत में यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं, सोम, पथराला और बूढ़ी गंगा। सोम, जिसे सोम नदी भी कह देते हैं, सोम नदी, सोम, और ये जो आया है यहाँ पर पथराला नदियाँ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है और हरियाणा का जो मेर माजरा नामक जो स्थान है इस पर संयुक्त रूप से यमुना नदी में मिल जाती है। तो इन सभी को माना गया है। इसके बाद सरस्वती नदी हरियाणा राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? यमुनानगर, सिरसा, भिवानी या पंचकुला में। कौन सी सरस्वती नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये करती है कहाँ पर? यमुनानगर में। तो यमुनानगर में करती है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो सरस्वती नदी हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है यहाँ पर आदि बद्री जो स्थान है वहाँ पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और पेवर के स्थान पर सरस्वती नदी में मरकंडा नदी
के मिल जाने से आधुनिक सरस्वती जो नदी है उसका निर्माण होता है। और कुछ दूर जाकर फिर ये सरस्वती है गगन में मिल जाती है और सिरसा से परे भटनेर के पास मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना नदी आपगा नदी के अन्य शाखाएं हैं? कौन सी नदी ये जो आपगा नदी है इसकी अन्य शाखाएं हैं? कौन सी नदी आपगा नदी की अन्य शाखाएं हैं? तो इसमें हिरण्यवती, वैतरणी, मंदाकिनी या ये सभी हैं? तो कौन सी है? तो ये सभी है इसमें। तो वैदिक जो ग्रंथ है इसमें सरस्वती और दीर्घवती नदियाँ के साथ ही आपगा नदी का पवित्र नदी के रूप में उल्लेख हुआ है। और इस समय अगर हम देखें तो वर्तमान में आपगा नदी जो वो छोटी बरसात नाली के रूप में है, जिससे निचली खान के नाम से जान जाता है। तो इसमें हिरण्यवती, वैतरणी और मंदाकिनी ये आपगा की अन्य जो शाखाएं हैं मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? टांगरी मार्कंडा, गग्गर, आपगा या चेटांग की? तो किसकी है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए वाला है, किसकी? मार्कंडा की। तो टांगरी जो है ये मार्कंडा की सहायक नदी है। टांगरी नदी का जो उद्गम है मोरनी की पहाड़ी से हुआ है और इस समय वर्तमान में मार्कंडा नदी अंबाला, कैंट और पूर्वी भाग में बहती हुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर निहासरी नामक स्थान तक जाती है और पंजाब राज्य के पटियाला जो जिला उसमें प्रवेश करती है ये। नेक्स्ट इनमें से किस नदी को आधुनिक राका नाम से जाना जाता है? चेटांग, दीर्घवती, टांगरी या गग्गर को? तो कौन सी नदी को आधुनिक राका के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी वाली है? यही है दीर्घवती, ऑप्शन बी वाली। तो कर्नल भार्गव जॉन के अनुसार दीर्घवती नदी का आधुनिक नाम था आधुनिक जो नाम है ये राका है। और पश्चिमी यमुना नहर की हांसी हिसार वाली शाखा इसका प्रतिनिधित्व करती है। और जो कनिंगम हुए हैं ये दीर्घवती को राक्षसी नदी मानते थे, पर राक्षसी दूसरी नदी है ऐसा भी माना जाता है। तो बस आप इतना याद रख लीजिएगा, आधुनिक राका का जो संबंध है दीर्घवती नदी से है। इसके बाद कौन सी नदी का नाम नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है? अब ये कंसावती, इंदौरी, साहिब, दोहन है। कौन सी नदी नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है? तो ये कंसावती है, नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है कंसावती। कंसावती नदी जो राजस्थान राज्य में मेवात की पहाड़ियों में जयपुर के उत्तर में स्थित नीम का थाना नामक स्थान से लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व से निकलती है। और इंदौरी नदी की बात करें तो ये नदी भी मेवात की पहाड़ियों में पुरानी नगरी इंदौरी के निकट से बहने वाली छोटे छोटे नालों के मिलने से बनती है। साहिबी नदी की बात करें तो मेवात की पहाड़ियों में जयपुर के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर मनोहरपुर और जीतगढ़ के समीप से निकलती है। दुहान नदी की बात करें तो दुहान नदी का उद्गम भी मेवात की पहाड़ी में जयपुर के उत्तर में स्थित नीम का थाना नामक स्थान से होता है। तो ये राजस्थान में है नीम का थाना स्थान। इसके बाद किस झील में पक्षी लद्दाख और साइबेरियन ये आते हैं? कौन सी झील है जहाँ पर ये विदेशी पक्षी आते हैं? बड़कल, सुल्तानपुर, कन्या, आनंदपुर झील में? तो ये आते हैं सुल्तानपुर झील में, ऑप्शन बी में है, गुड़गांव में है और 325.17 इतने एकड़ में फैली हुई है। 100 से ज़्यादा प्रजातियों के जो पक्षी है वो यहाँ पर आते हैं प्रतिवर्ष, जिसमें ये लद्दाख और साइबेरियन पक्षी जो है ये भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? दमदमा, ब्रह्मसरोवर, सूरजकुंड या ब्लूबर्ड? तो सही नहीं है। अब कौन से वाला है? तो ये वाला ब्लूबर्ड गुड़गांव। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो दमदमा झील है ये सोहना मतलब गुड़गांव में अरावली की पहाड़ी से गिरी हुई नदी है। मतलब ब्रह्मसरोवर की बात करें तो कुरुक्षेत्र में है, महाभारत के टाइम की, और वामन पुराण में भी इसका उल्लेख हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसे स्वयं बनाया था। और सूरजकुंड अनंतपुर बांध से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। सूरजकुंड
जो सूरजपाल जो थे उनके द्वारा बनवाए गए थे। और फरवरी महीने में इस मेले का आयोजन भी किया जाता है फरीदाबाद में। और ब्लू बर्ड झील ये हिसार में है, तो इसका आंसर गलत है। और 16 जो एकड़ इसमें फैली हुई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो ये कौन सी है जो उत्तर पूर्व में स्थित मानी गई है? तो इसमें देखें तो अरावली, सह्याद्री, शिवालिक या नीलगिरी श्रेणी। तो इसमें देखें तो कौन से वाली है? तो कौन सी है? यही है ऑप्शन सी वाली, शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी यहाँ पर मानी गई है। ये पंचकुला वाला जो क्षेत्र है ये आ जाता है शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत। मौनी की पहाड़ियाँ है यहाँ पर सबसे ऊंची हिल स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में पक्षी लद्दाख और साइबेरियन जाए आ जाते हैं? तो इसमें देखें तो कौन सा है ये? बड़कल झील, सुल्तानपुर, कन्यानंगपुर झील। तो कौन सी है? सुल्तानपुर झील है, ऑप्शन बी वाली। नेक्स्ट है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। अब कौन से वाली है जो यहाँ पर एक सही सुमेलित नहीं है इनमें? तो दमदमा झील, ब्रह्म सरोवर, सूरजकुंड या ब्लू बर्ड गुरुग्राम। तो नहीं है, तो ये वाली हो जाएगी इसमें, ब्लू बर्ड गुड़गांव, क्योंकि ब्लू बर्ड जो है ये हिसार में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में है? तो ये शायद रिपीट हो गया दोबारा से। तो यहाँ पर जो है इसमें वही हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है? दोहान, इंदौरी, गग्गर, हकरा या कृष्णावती। तो उत्तरी हरियाणा में बहती है। अब उत्तरी हरियाणा में इनमें कौन सी बहती है? तो यही है ऑप्शन सी वाली, गग्गर हकरा, ऑप्शन जो सी में आई है। तो यमुना जो है हरियाणा की एकमात्र चिरस्थायी नदी है, क्योंकि पूरे साल बहती है ये, और जो इसकी पूर्व सीमा पर बहती है। उत्तरी हरियाणा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली कई बरसाती नदियां जो कि हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, जिसमें गग्गर हकरा भी है, चोटांग भी है, टांगरी भी है, कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती, सोम, ये सारी हैं। और इसी तरह दक्षिणी हरियाणा में भी अरावली पहाड़ियों से निकलने वाली कई नदियाँ दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। और इन नदियों में साहिबी, दोहान, कृष्णवती और इंदौरी शामिल है। और ऐसा माना जाता है कि ये सभी किसी समय सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ थीं। और इन नदियों पर राज्य भर में कई बांध भी बने हुए हैं, जिनमें यमुना नदी पर बना हथनीकुंड बैराज, ताजेवाला बैराज है जो यमुना नदी पर बने हथनीकुंड और ताजेवाला बैराज। पंचकुला में है कौशल्या बांध, यमुनागर में है पताल बांध, और सिरसा में हाउटू बांध। तो ये मुख्य है इसमें। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जिला एक रेतीला नहीं है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र। तो इसका मतलब जहाँ वहाँ पर पानी ज़्यादा है। तो अब इसमें देखें तो कौन से वाला है? तो कुरुक्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर रेत ज़्यादा है, तो कुरुक्षेत्र इसमें से आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, और ये कुरुक्षेत्र 1973 में बना था कनाल से अलग होकर। इसके बाद इनमें से कौन सा बांध है? बिहार, ओट्टू, तुलसी, हड्डू, कौन से वाला है एक बांध? तो कौन से वाला है? यही है ओट्टू बैराज, ऑप्शन बी वाला। तो ओट्टू बैराज ये हरियाणा में है, गग्गर हकरा नदी सिरसा से लगभग 8 मील की दूरी पर ओट्टू गांव पर, ओट्टू गांव जो है वहाँ पर है ये। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है, सुखना लेक, तेलियार, दमदमा या सूरजकुंड झील। सबसे बड़ी और प्राकृतिक झील है जो स्वयं बनी है, प्राकृतिक मतलब, तो दमदमा झील है, ऑप्शन जो यहाँ पर सी जो है इसमें दी गई है। तो गुड़गांव जिले का सोना जो स्थान है वहाँ पर है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, अरावली की जो पहाड़ियाँ उनसे घिरी हुई है।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर यमुना टांगरी कौन सी है? घग्गर यमुना गंगा या टांगरी? मौसमी नदी है। अब मौसमी नदी है कौन से वाली? घग्गर नदी। तो ये वाली, क्योंकि वर्षा ऋतु जो होती है तभी चलती है ये, बरसाती कह सकते हैं, बरसाती नदी घग्गर के नाम से इसे जान जाता है। इसके बाद है, कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है? सरस्वती, कौशल्या, गंगा या यमुना? हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। अब वो कौन से वाली है? ये वाली, गंगा नदी। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सी नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती है? अब एक प्रवाहित नहीं होती है हरियाणा में, वो कौन से वाली है? तो कौन से वाली है? यही है ब्यास नदी। ये नहीं बहती है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सदा बहने वाली नदी यमुना है, ऑप्शन जो सी में आई है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा का? तो मानसरोवर क्षेत्र से नदी का उद्गम हुआ है, तो कौन सी है? यही है ब्रह्मपुत्र। जैसे गंगा गंगोत्री जो स्थान है वहाँ से निकली है ये। यमुना गंगा गंगोत्री नाम से भी याद रख सकते हैं, गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री। और ब्रह्मपुत्र व मानसरोवर झील और नर्मदा अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं पठार, वहाँ से। तो इस प्रकार से इनका उद्गम माना गया है। नेक्स्ट है, साहिबी नदी को कहा जाता है। अब साहिबी नदी को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा द्रिशदवती, द्रिशदवती, कुमुदवती, कावेरी, जगदाद्री या जनावती, कुछ भी लगा लो आप। तो साहिबी नदी को कहते हैं, कौन सा क्या नाम है इसका? तो यही है ऑप्शन ए वाला, द्रिशदवती। तो साहिबी नदी को द्रिशदवती भी कहा जाता है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इन राज्यों में बहती है। अगला क्वेश्चन है, यह नदी कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कलेसर वन के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है, कौन सी वाली है? तो ये वाली है, यमुना। नेक्स्ट है, हरियाणा में मारकंडा नदी कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है? अंबाला, पंचकुला, सिरसा, कुरुक्षेत्र से। मारकंडा नदी तो कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है? अब नहीं गुजरती है तो कौन सा है? ये वाला, पंचकुला। तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य में मारकंडा नदी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। सिरमौर जिला, अंबाला जिला और कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मारकंडा शहर से होकर बहती है। मारकंडा का एक प्राचीन नाम था अरुणा, तो ये पंचकुला है इसमें। इसके बाद है SI वाल। ये विवाद भी अभी चल रहा है हरियाणा और पंजाब का पानी को लेकर। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? SY का तो हरियाणा पंजाब हो गया। अब एक कावेरी भी है एक जल विवाद, तो ये कौन से राज्य का है? तो ये है कर्नाटक तमिलनाडु का। कर्नाटक तमिलनाडु, कैसे कावेरी, कैसे कर्नाटक, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद अरावली पर्वतमाला की जो ढोसी पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर है? ढोसी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? नारनौल में है, ऑप्शन ए में आया है। तो ढोसी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? नारनौल में। और ज्वालामुखी जो से बनी है ये। और ये जो पहाड़ी 1170 मीटर की ऊंचाई इनकी मानी गई है, 1170 मीटर की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर आता है? महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक या फिर भिवानी? तो सरसों में प्रथम स्थान रखता है। अब कौन सा है? ये महेंद्रगढ़ है। और खनिज के मामले में भी प्रथम स्थान पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में
लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है रोहतक, सिरसा, यमुनानगर या किसी में भी नहीं। तो ये कौन से में पाई जाती है? अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यमुनानगर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन जो सी में आया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हथनीकुंड बैराज कौन सी नदी पर है? कृष्णावती, सतलुज, यमुना या किसी पर भी नहीं। तो हथनीकुंड जो बैराज है तो किस नदी पर है? और यमुना नदी पर है, ऑप्शन जो सी में आए हैं। और इसका निर्माण अक्टूबर 1996 से 1999 के बीच हुआ था, सिंचाई के लिए कराया गया था ये। तो ये तो हमारे आपके हरियाणा जी के जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हम आपके जो इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्स्टिनेट। तो इसका क्या है, समानार्थक जो शब्द है वो बताना है। अब ऑब्स्टिनेट जो है इसका मतलब होता है जिद्दी या फिर अड़ियल, और ओबिडेंट आज्ञाकारी को कह देते हैं। अडेप्टिव का मतलब अनुकूल जो होता है, अनुकूलनीय, उसको कह देते हैं। स्टबर्न जो है ये कह देते हैं उसको, दब्बू को, विनम्र या फिर दब्बू। और सबमिसिव ये कह देते हैं, सॉरी ये जो सबमिसिव जैसे कह देते हैं दब्बू, ये होता है दब्बू। और स्टूबर्न, तो स्टूबर्न का मतलब भी जिद्दी होता है, ये भी जिद्दी है, और ऑब्स्टिनेट इसका मतलब भी जिद्दी है, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। तो यही इसका सी आंसर है, ऑप्शन सी वाला। स्टूबर्न मतलब जिद्दी और ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, क्योंकि समानार्थक बताना था इसका, तो यही सी आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडिया। तो मुहावरे लोकोक्ति हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, तो इसका मतलब क्या होता है? अनदेखा किया जाना या उपेक्षित महसूस करना, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, तो यही है इसका अपेक्षित, अनदेखा किया जाना। अब इसका देखें तो टू अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत हो जाना, टू बी इन हाइडिंग मतलब छुपा हुआ होना, टू एक्सट्रीमली नेगेटिव नकारात्मक होना, और टू बी इग्नोर्ड सब, टू बी ये इग्नोर मतलब, तो इसका जो है ये टू बी इग्नोर, तो यही जो इसका सी आंसर यहाँ पर लिया गया है। टू बी इग्नोर मतलब अनदेखा करना, अंडरग्राउंड भूमिगत होना, टू बी हाइडिंग छुपा हुआ होना, और एक्सट्रीमली नेगेटिव अत्यधिक नकारात्मक होना। तो टू बी इग्नोर अनदेखा करना, ये इसका सी आंसर रहेगा। तो लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड मतलब अनदेखा किया जाना या उपेक्षित महसूस होना। इसके बाद पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब ये लाइनें आगे पीछे हैं और सही क्रम जो है वो आपने इनका बताना होगा। अब सही क्रम जो है कौन सा है, तो सही क्रम की बात करें तो इसका ये वाला भी हो सकता है, SRPQ, तो ये भी हो सकता है इसका, लेट टू मच स्ट्रेच ऑन बिटवीन, मतलब जो है इसका ये वाला भी हो सकता है, SRPQ ये वाला। ऑनलाइन तरीके के ऑनलाइन शिक्षा के तरीके ने शिक्षकों और छात्रों पर बहुत अधिक तनाव डाला है और उनके बीच एक बड़ी खाई भी पैदा करती है। तो ऐसे ही बन सकता है, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड हैज आल्सो क्रिएट ए वाइड गैप लेट टू मच स्ट्रेस ऑन बिटवीन देम। तो ऐसे ही बन सकता है SRPQ। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या है, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर आया है, ए थिंग दैट कैन बी इजीली कैरिड बाय हैंड्स, तो ऐसी वस्तु जिसे आसानी से ले जाया जा सके, तो उसे क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना हो गया, ये तो निर्यात करना हो गया। इंपोर्ट मतलब आयात करना हो गया।
और पोर्टेबल, ये पोर्टेबल मतलब पीने योग्य हो गया। और पोर्टेबल ये होता है प्रतिस्थापन, पोर्टेबल, जैसे आप मोबाइल के वो कराते हैं सिम चेंज, पोर्टेबिलिटी एक नेटवर्क से दूसरे में, तो प्रतिस्थापन यहाँ पर इसका सी आंसर है। तो एक थिंग्स कैन बी इजीली कैरिड बाय हैंड्स, तो जिसे आसानी से ले जा सके तो उसे पोर्टेबल कहा जाएगा, तो पोर्टेबल इसका रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, he always wants to be in the company of those who are intellectually superior than him। तो इसका बताना है यहाँ पर। अब कौन सा होगा इसका, गलती वाला है। अब गलती वाला अगर इसमें हम देखें तो कौन से वाला है, तो कौन सी में हो सकती है यहाँ पर, ए वाले में ही, सुपीरियर देन हिम, ये वाला। तो क्योंकि सुपीरियर, इंफीरियर, पीरियर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, तो इनमें क्या है, देन के बजाय टू लगता है इन सारों के साथ में, तो यहाँ पर देन लगा है, सुपीरियर देन हिम, तो इसकी बजाय टू होना चाहिए था, सुपीरियर टू हिम, सुपीरियर टू हिम ये होना चाहिए था। तो इस कारण से यहाँ पर इसमें गलती है, क्योंकि ये कोई सा भी दिखाई दे, सुपीरियर, इंफीरियर, पीरियर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सारे के साथ टू लगता है। नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर भी लाइनें क्या है, आगे पीछे है, सही क्रम इनका लगाना होगा। सही क्रम जब हम लगाएंगे तो कौन से वाला बनेगा इसमें, ये वाला हो जाएगा, QORSP, QORSP। डू यू वांट वॉच दी मूवी टू नाइट, क्या आप आज रात फिल्म देखना चाहते हैं, डू यू वांट टू वॉच दी मूवी टू नाइट, ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर भी ये लाइनें आगे पीछे हैं, इनका भी सही क्रम ही लगाना है। सही क्रम इनका कौन सा वाला लगेगा, अब इसमें सही क्रम कौन सा हो सकता है, SRQP, SRQP ये वाला। बोल्ड फॉर्चून ओनली दी ऑलवेज फेवर्स, साहसी भाग्य का हमेशा साथ देता है, तो ऐसे भी बन सकती है, बोल्ड फॉर्चून ओनली दी ऑलवेज फेवर्स, साहसी भाग्य का हमेशा साथ देता है, ऐसे भी बन सकती है। नेक्स्ट आ जाता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर भी ये लाइनें आगे पीछे, इनका भी सही क्रम जो आपने लगाना है। तो जब हम इनका सही क्रम लगाएंगे तो कौन से वाला बनेगा, अब इनमें अगर हम देखें तो DBCA, DBCA, तो ये वाला हो जाएगा, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु लाइव ओनली फॉर देमसेल्व्स, ये दुनिया उन लोगों से भरी है जो केवल अपने लिए जीते हैं, तो ऐसे भी बन सकती है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु लाइव ओनली फॉर देमसेल्व्स। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस या ये बताना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो इसमें अगर हम देखें, मिस्टर अमर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही होता है 1 2 3, तो मतलब 3 वाला पहले चला जाता है, तो यहीं से शुरू होगा ये। अब क्या बनेगा, तो एडमिटेंस वाज रिफ्यूज टू हिम बाय मिस्टर अमर, तो ऐसे, तो इसका तो फिर यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, एडमिटेंस थर्ड फॉर्म है, वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय मिस्टर अमर, एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय मिस्टर अमर, तो इस प्रकार से जो ये चेंज होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मुहावरे लोकोक्ति आ जाती है दोबारा से। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, ब्रेक द आइस, तो मुहावरा लोकोक्ति है, तो नर्वस बिफोर ए परफॉर्मेंस, और
ये कह देते हैं किसी प्रदर्शन से पहले घबराहट होने को। इल फीलिंग कैरिड बाय ए पर्सन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी व्यक्ति द्वारा लंबे समय तक मन में रखी गई बुरी भावना। रिस्पेक्ट ऑफ समवन अचीवमेंट्स, किसी की उपलब्धि के लिए सम्मान। या टू से और डू समथिंग दैट मेक पीपल फील मोर रिलैक्स एक्सेप्टली एट द बिगिनिंग ऑफ मीटिंग पार्टी, मतलब ऐसा कहना या करना जिससे लोग अधिक सहज महसूस करें, खासकर किसी बैठक या पार्टी की शुरुआत में जो तनावपूर्ण हो सकती है। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? तो ब्रेक द आइस का अगर हम देखें तो यही वाला मतलब है, इतना लंबा है। टू से और डू समथिंग दैट मेक पीपल फील मोर रिलैक्स एक्सेप्टली एट द बिगिनिंग ऑफ ए मीटिंग पार्टी, मतलब ऐसा कहना या करना जिससे लोग अधिक महसूस करें, खासकर किसी बैठक या पार्टी की शुरुआत में जो तनावपूर्ण हो सकती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। तो क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब इसी के जैसा जो है वो आपने यहाँ पर बताना है समान ध्वनि वाला। टू समर वाज हॉट दिस ईयर, तो यहाँ पर इसका मतलब ये टो, ये उसको कह देते हैं जैसे कोई गाड़ी वगैरह खींचती है, किसी की अगर खड्डे में फंस जाती है तो ये टो करना मतलब खींचना हो गया कोई। ये टू का मतलब दो हो गया, और इस टू का मतलब तक होता है या तक, और इस टू का मतलब बहुत या फिर बी से होता है। तो द समर वाज हॉट दिस ईयर, तो इसका देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो द समर वाज टू हॉट दिस ईयर, तो ये वाला अर्थ यहाँ पर बनेगा कि गर्मी जो है बहुत गर्म थी, गर्मी बहुत गर्म थी। द समर वाज हॉट दिस ईयर, तो टू जो है यहाँ पर इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट, तो क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेट वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पर भी समानार्थक बताना है ब्रैकेट वाला। द मदर वाज सफर फ्रॉम पोस्टमार्टम डिप्रेशन फील बाय देयर चिल्ड्रन, तो इसमें देखें तो यहाँ पर वेक्स जो आया है इसका कौन सा बनेगा। अब डिलाइटेड अगर हम देखें तो ये इसका मतलब होता है परसों होना, मृत्यु को कोई खुश तो होता नहीं, पोस्टमार्टम की बात है। अब रिकवर को देखें तो ठीक होना, पैसिफिक मतलब शांत होना, अनोयड मतलब परेशानी या तंग होना। अब जब मृत्यु की बात है तो परेशानी होंगे, खुश तो होने से रहे। तो इसका अगर हम देखें तो वेक्स्ड मतलब अनोयड, यही इसका सी आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि वेक्स्ड का मतलब भी परेशानी ही होता है, तो अनोयड इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ the following sentence have been given as option, select the option that contains an error, तो यहाँ पर भी एक गलती बतानी है। I have seen let's it go before crowd of thousands of people, तो इसमें देखें तो कहाँ पर है गलती, अब कौन से में है, I have seen यही वाली है, ऑप्शन सी वाली I have seen। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हैव दिया गया है, तो हैव जब सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया का तीसरा रूप मतलब तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है। तो ये सिंग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, सिंग क्या फर्स्ट फॉर्म है, और तो फिर थर्ड क्या होनी चाहिए थी, SUNG, यही होनी चाहिए थी, तो इसी में गलती है, हैव संग होना चाहिए था। Next is select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Atheist value is specifically a way in which we can get positive conclude value from the word as large. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका, तो अंडरलाइन वाला जो है वो आपने यहाँ पर इसमें बताना था। तो अंडरलाइन की अगर हम इसमें बात करते हैं तो विच कैन गेट पॉजिटिव, विच ये वाला विच वी कैन गेट पॉजिटिवली कंक्लूड वैल्यू,
विच वी कैन, ये वाला, तो ये वाला था। तो इसका बताना है अंडरलाइन सेगमेंट इतने गिवन सेंटेंस, अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं थेस्टिक वैल्यू स्पेशली ए वे इन, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला बन सकता है इसका, तो ये वाला कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूसिव वैल्यू, ये वाला हो सकता है, तो यही हो जाएगा फिर इसका कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूसिव वैल्यू। ये इसमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पर कंक्लूड दिया गया है, तो इसकी जगह पर कंक्लूड, क्योंकि एक क्रिया है जबकि विशेषण होना चाहिए था जो वैल्यू का वर्णन करे, तो कंक्लूसिव विशेषण है, इसका मतलब निर्णायक या अंतिम। तो कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूसिव वैल्यू, तो इसी का यही बनेगा ऑप्शन सी वाला, कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूसिव वैल्यू, तो ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। माई ग्रैंड मदर द प्रिपरेशन ऑफ एवरी फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन माई हाउस। तो मेरी दादी मेरे घर पर हर त्योहार की तैयारी शुरू करती है। अब यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, इंटेट्स मतलब शुरुआत करती है, और ES ये गलत हो जाएगा फिर इससे, तो सही कौन से वाला बनेगा यहाँ पर, ये वाला बनेगा INITIATES, मतलब शुरुआत करना, आरंभ करना। तो ग्रैंड मदर इंटिएट्स द प्रिपरेशन ऑफ एवरी फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन माई हाउस, तो यही से आंसर इसका रहेगा। इसके बाद इन द क्वेश्चन फॉर अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, शो द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो अपोजिट जो है वो आपने यहाँ पर बताना है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये वाला इंसिटिएबल, तो इसका जब हम विलोम उल्टा बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा, इंसिटिएबल मतलब स्टेबल, सटिस्फेबल, ये वाला, क्योंकि इसका मतलब होता है तृप्त करना या संतोषजनक। और अर्जेंट उसको कह देते हैं तत्काल को, करब ये नियंत्रित या दबाने को कह देते हैं, और प्रेसिंग ये भी दबाव डालने वाला है। तो इसका उल्टा बताना था इंसिटेबल, तो इसका यही हो जाएगा सटिस्फेबल, तृप्त करना या संतोषजनक, क्योंकि इंसिटेबल का मतलब होता है कभी न बढ़ने वाला या फिर अतृप्त, तृप्त अतृप्त ऐसे भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका ऑप्शन ये वाला। इसके बाद आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा जो है वो बताना है, लेडी स्ट्रेंथ कंटिन्यू टू स्माइल एट हिम ब्रिलियंटली। अब इसका भी यहाँ पर विलोम उल्टा ही बताना था, ब्रिलियंटली किसको क्या देते हैं ब्रिलियंटली, शानदार ढंग से या फिर जो चमकना होता है। अब ब्राइटली अगर हम देखें तो ब्राइटली का मतलब क्या है, ये भी चमकना ही होता है। और डिमली, डिम मतलब धुंधला कह देते हैं जैसे, और कनिंगली धूर्तता चालाकी जो होती है उसको कह देते हैं, और स्ट्रेंगली ये उसको कह देते हैं विचित्र रूप से या अजीब तरह से। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका उल्टा बता रहा था, जैसे अंधेरा प्रकाश होता है तो ऐसे ही जाए इसका हो जाएगा फिर यहाँ पर, तो कौन सा बनेगा इसका, ब्रिलियंटली मतलब डिमली, प्रकाश अंधेरा, ऐसे चमकना धुंधला। Next, select the correct spelling of the underlined word in the sentence. Can you please come back to reality from the fictitious world you live in? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा, अब फेस्टेसियस इसका मतलब है कृत्रिम या फिर बनावटी, और फ्रैक्शनल ये उसको कह देते हैं आंशिक को, अंशबंदी। फ्रैक्शनल ये कह देते हैं गुटबंदी या दलबंदी जो होती है, और फिस्टियस है उसको कह देते हैं काल्पनिक मनगढ़ंत को।
तो यहाँ पर जो है कौन से वाला बनेगा इसका, तो इसका अगर आप देखते हैं यहाँ पर फेस्टियस मतलब फिस्टियस, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है काल्पनिक या फिर जो मनगढ़ंत होते हैं उससे लिया गया है इसका मतलब, क्योंकि ये इसका मतलब भी कृत्रिम बनावटी होता है और ये भी कृत्रिम काल्पनिक कह सकते हैं आप, मनगढ़ंत। इसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो यहाँ पर भी उल्टा ही बताना है, विपरीतार्थक विलोम उल्टा। तो प्यूरिफाई, प्यूरिफाई किसे कह देते हैं, शुद्ध करने को, पवित्र करना, प्यूरिफाई। उसमें भी सुना होगा आपने, एक्वागार्ड की जार आती है उसमें, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध पानी। तो प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना या पवित्र करना। अब चांट, ये जाप करना जो होता है उसमें आता है, कोई मंत्र जाप करते हैं उसमें चांट करना। इनवाइट मतलब आमंत्रण करना। पोलाइट मतलब ये उसको क्या देते हैं, गंदा प्रदूषित को। और वाश मतलब धोना। अब जब हम इसको उल्टा बनाएंगे, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना, गंदा करना, ऐसे ही होता है, तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी वाला। पोल्यूट मतलब गंदा करना, प्रदूषित करना। इसके बाद सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, तो इसका एक्टिव वॉइस जो है वो आपने यहाँ पर बताना है। अब इसका जब हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन थॉट बाय हिम फॉर डंकीज ईयर्स, तो इसमें जब हम चेंज करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो यही हो जाएगा इसका, ही हैज बीन टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर डंकीज ईयर्स, यही हो जाएगा। तो यहीं से शुरू हो जाएगा ये, ही से, ही हैज बीन थर्ड फॉर्म में चले जाएगा ये, मतलब इसका बनाना था ना, तो बीन है तो टीचिंग आईएनजी वाला बनेगा इसका। तो ही हैज बीन टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर डंकीज ईयर, तो ऐसे जाए हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।